क्लास 11th के इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जेईई के से रिलेटेड उसको आप देखेंगे। हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, तो उसको मैं एक एक करके यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हीट गिवन टू अ बॉडी विच राइजेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जो बॉडी को हीट दी जा रही है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, रेज कर रहा है 1 डिग्री से, तो उसको क्या बोला जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है: वाटर इक्विवेलेंट, थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो इसका सही आंसर है वो है आपका थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेजिंग टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप थर्मल कैपेसिटी बोलते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास और भी ऑप्शन है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि ये जो है ये मास और अदर फैक्टर से ये इंडिपेंडेंट होता है। मास से, चूंकि थर्मल कैपेसिटी में मास नहीं होती और अदर फैक्टर जो भी है उससे भी ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है। अब बात होती है जैसे कि वाटर इक्विवेलेंट, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है ये लेंथ पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट में इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपका वाटर इक्विवेलेंट है, देखेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, बता सकते हो आप? ये सबका अपना अपना सब डिपेंड करता है। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बताना है आपको कि जैसे स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करेगा? तो वाटर इक्विवेलेंट जो है ये डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो ये सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है, लेकिन ये जो है ये सबसे इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए ध्यान से अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में कि हीट गिवन टू अ बॉडी विच रेजेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको आप बोलते हो थर्मल कैपेसिटी। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इज डिटेक्टेड बाय। तो जैसे आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर है, नैनोमीटर है और फोटोमीटर है। ये सब ऐसे डिवाइस हैं जो सारी ईएम वेव्स को डिटेक्ट करती हैं। ईएम वेव्स कहने का मतलब आपको तो पता है, रेडियो वेव्स है ना, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, तो सबको ये डिटेक्ट करता है। लेकिन पायरोमीटर एक सिंगल ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन को ही डिटेक्ट करता है, बाकी किसी को नहीं डिटेक्ट कर पाता। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी से ज्यादा क्लोज जो आपको है सबसे अभी के टाइम में अगर हम कहें तो ये ब्लैक होल्स है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया करते थे ना, लगभग ये लगा लो 2018 के राउंड फिगर में जो क्वेश्चन आते थे, उस समय तक जब तक कि ब्लैक होल्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उस समय ये बोला जाता था कि भाई ब्लैक बोर्ड पेंट है, क्योंकि ये भी ब्लैक है और ये भी क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन उसके बाद देखा गया कि जब यूनिवर्स में ब्लैक होल्स आई तो ये ऑब्जर्व किया कि ब्लैक होल्स में जितनी भी वेव्स हैं वो सारी वेव्स को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और कहीं निकलने ही नहीं देता बाहर। तो ब्लैक बॉडी से ज्यादा क्लोज जो पार्ट रहता है वो ब्लैक होल ही होता है। आपने लिफ्ट का क्वेश्चन स्टडी किया होगा, तो लिफ्ट में क्या होता था कि अगर कोई लिफ्ट यूनिफॉर्मली मूव करती थी अपवर्ड या डाउनवर्ड या रेस्ट में होती थी, तो वैसे केस में जो उस लिफ्ट पे आदमी खड़ा होता है उसके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके वेट में मतलब न इंक्रीज करती है न डिक्रीज करती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है कुकिंग गैस कंटेनर का, जिसमें रखा गया है एक लॉरी के अंदर और वो लॉरी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब लॉरी मूव करेगी यूनिफॉर्मली, तो जो कंटेनर के अंदर जो आपका कुकिंग गैस रखा हुआ है
उसमें भी कोई उसके अंदर में जो गैस मॉलिक्यूल्स होगा इस कंटेनर, इस लॉरी के अंदर, अगर ये आपने सिलेंडर रखा हुआ है तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्मली चलता रहेगा। ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर की गैस मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो अपनी जगह पे एज इट इज वो काम करेंगे, रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये कुछ एक्सेलेरेशन के साथ मूव करता, तो ऐसे केस में क्या होता कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर जो होता वो थोड़ा सा पीछे चला जाता, पीछे की डेंसिटी ज्यादा हो जाती, प्रेशर ज्यादा हो जाता गैस का आगे के रिस्पेक्ट के मामले में, तो वहां पे थोड़ी सी चेंजेस आ सकती थी। लेकिन ऐसे केस में जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सी जो आप बता रहे हो रिमेन सेम, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि मास एनर्जी जो इक्विवेलेंस है, अगर इसको आप इसके अकाउंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जब वाटर जो है, यहाँ पे मान लो वाटर है और ये वाटर जो है कूल किया जाता है, कूल करने का मतलब क्या हुआ, इससे टेम्परेचर को बाहर निकाला गया है, हीट को बाहर निकाला गया, हीट को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल के इसको कन्वर्ट आप कर लेते हो आइस में, तो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट हो गया आइस में, तो मास जब हीट जो बाहर निकल रहा है तो हीट के फॉर्म में जब कुछ जो भी निकलेगा तो इसके फॉर्म में मास भी इससे बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो मास की जो होगी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे भी आपने सुना है ना कि जो डेंसिटी होती है वो वाटर की ज्यादा होती है आइस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो अमाउंट का वाटर होगा इसकी मास ज्यादा होगी इस आइस के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे ये मास को लूज करता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे हमारे से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टेम्परेचर is the RMS velocity of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये जो लिया हुआ है आपका, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, कितने पे, तो एट 47 डिग्री सेल्सियस, एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पे जो एक फार्मूला लगेगा ना, तो फार्मूला आपका जो है वो सबसे पहले हमें जानना होगा कि VRMS का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे फार्मूला, देखिए VRMS इक्वल टू 8RT अपॉन में क्या होगा, नीचे में पाई एम, है ना, फॉर्मूला में आप यहाँ पे अंडर रूट, और ये सब का सब जितना भी होगा ना वो अंडर रूट में होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबको अंडर रूट में पाई एम। आर तो पता है रेपर कांस्टेंट है, और एम मोलर मास है ना, टी टेम्परेचर है, ये सब तो हमें पता है, ये सारे टर्म पता है। तो सेल्सियस में या केल्विन में, दोनों के लिए देखना है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का देखना है, ठीक है ना, और कि टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और साथ ही साथ दूसरे में देखेंगे टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह से इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगर आप इस दोनों का रेशियो निकालोगे ये फॉर्मूला लगा के, तो सब कुछ कैंसिल होगा और सिर्फ दो वैल्यू बचेगी। अब देखिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2, अब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 32, है ना, तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लो, आपने पूछा भी था कि ये किस में है, तो मैंने बोला 47 में है, इसको आप चेंज करोगे केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करोगे तो हो जाएगा 320 केल्विन, और यहाँ से आप निकाल सकते हो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, जो कि आपके पास आ जाएगा 320 अपॉन 32 इंटू 2, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20K, तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको पता है अच्छे से कि कार्नोट इंजन जो है
ये 100% एफिशिएंसी नहीं देता है, जबकि कार्नोट इंजन इज द बेस्ट इंजन जो कि इसको बनाया ही गया था इसलिए कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। क्यों नहीं देता ये? तो बिकॉज वी कैन नॉट प्रिवेंट रेडिएशन, फाइंड आइडियल सोर्सेज, रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एलिमिनेट फ्रिक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ज्यादा सुटेबल होगा? कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी होता है कि अगर एफिशिएंसी 1 हो जाए तो समझोगे कि ये 100% दे रहा है। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1 माइनस T2/T1, ठीक है? और जैसे ये तो याद है। T2 माइनस T2/1, और अगर T2 इक्वल टू 0 केल्विन हो जाए, है ना, तो 0 केल्विन T2 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर तब जाके ये आपका एग्जैक्ट जो है 1 होगा। तो ये 1 होगा कब? जब T2 0 केल्विन पे हो। तो यहाँ पे कब होगा? जब मॉलिक्यूलर मोशन जो हो किसी भी चीज का, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाए। ध्यान से समझेंगे, मॉलिक्यूलर मोशन जब सीज हो जाए तब ऐसा होगा कि भाई ये T2 0 हो जाएगा, ठीक है? जो ऐसा टेम्परेचर को आप गेन नहीं कर सकते, कहीं भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो क्योंकि 0 केल्विन पे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका एक आपको करेक्ट आंसर, जो ज्यादा सुटेबल आंसर इस सब में से आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना? रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसका सही आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ गैस विद गामा इक्वल टू 7/5 इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ गैस विद गामा 5/3। गामा की दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों को मिक्स किया गया है। तो इसमें पूछा गया है रिजल्टिंग मिक्सचर गामा की के लिए क्या होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन 7/5, 2/5, 24/16 और 12/7। एक तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये अच्छे से पता है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, और मतलब पढ़ रखा है, बोल रहा है, ये केमिस्ट्री में भी हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा R अपॉन गामा -1 का, ठीक है? और उसी तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो R बाय गामा -1 का होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने देखा यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए बात हो रही है N1 इक्वल टू 1 के लिए। 1 के लिए तो गामा 1 जो होगा, गामा 1 ये जो दिया हुआ है आपका, ये आपके पास दिया हुआ है 7/5 का दिया हुआ है। उसी तरह से जब मैं N2 की बात करूं तो N2 के लिए भी आपके पास 1 मोल ऑफ गैस के लिए, और गामा 2 ये वाला अगर हम गामा 2 बोल लें, ये जैसे गामा 1 था, तो गामा 2 की वैल्यू हमारे पास 5/3 है। तो अगर स्पेशली आप स्पेसिफिक हीट निकालोगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा Cp1 इक्वल टू 7/5 R अपॉन 7/5 -1, जो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 ये आ जाएगा आपका 7R/5। तो जब आप इसको देखोगे, सॉल्व करके देखोगे, तो आपको यहाँ पे 7R/2 यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये सॉल्व करके देखो, 7R/2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नीचे में ये आ जाएगा 7 - 5/5, तो ये आ जाएगा इतना। उसी तरह से ये स्पेसिफिक हीट अगर Cp2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो Cp2 इक्वल टू इसके लिए जो आएगा यहाँ पे गामा इंटू R, है ना, गामा -1, तो ये 5/3 इंटू R अपॉन में 5/3 -1, तो ये सेम यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5R/2 आ जाएगा। तो 5R/2, तो दोनों के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले तो निकाल लिया, जो वैल्यू आपको निकालनी थी आपने दोनों के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके निकाल लिया। अब देखिए दोनों का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर के लिए यहाँ पे हमने निकाला है। अब हम लोग क्या देखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देख लेते हैं। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कैसे निकालोगे, देखो तो अब आपको Cv1 और Cv2 निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो
CV1 और CV2 के लिए क्या करोगे, देखिए CV2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, CV के लिए, CV1 और CV2 के लिए। तो CV1 के लिए जब इसमें आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपके फाइव पास आर क्या बाई होगा? टू आ रहा है और दूसरा हाँ जी आर्यन, तो ठीक है, ये स्पेसिफिकेट हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला yes, N1 CP1 प्लस N2 CP2, लेकिन मोल तो दोनों के लिए सेम था, तो हमने N1 को 1 ही लिया, ठीक है ना। ये भी 1 है और ये भी हमारा 1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो CP1 प्लस CP2 सिर्फ ये रह जाएगा आपका। तो आपने यहाँ पे सिर्फ CP1 और CP2 को यहाँ पे लिख दिया, और 1 प्लस 1 तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू रख लो आप, 7R/2 प्लस 5R/2। देखो यहाँ पे 7R/2, 5R/2, और अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में 2, ठीक है ना। ये अपॉन में 2 आ रहा है, तो अपॉन में 2 आ गया, तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 12R/4, ठीक है, ये आपके पास। तो ये स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए हो गया। उसी तरह से जैसे इसके लिए निकाला, तो दूसरे के लिए भी निकाल के देखो, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मतलब CV निकालोगे, N1 इसी तरह से सेम फार्मूला, CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो देखो ये हो जाएगा CV1 प्लस CV2 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि ये 1 और 1 की वैल्यू है। अब CV1 की वैल्यू 5R/2 थी, तो यहाँ पे आप 5R/2 प्लस 3R/2, यहाँ पे जो वैल्यू हमने देखा है अपॉन में 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये हो गया आपका 8R/2। अब हमें गामा इफेक्टिव देखना है मिक्सचर का, ठीक है ना। तो दिखाता हूँ मैं, सही बोला आपने, यहाँ पे ये फाइनल में आते आते ये 8R/4 होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ 8R/4। अब ठीक है ये, तो अब देखो यहाँ पे गामा इफेक्टिव की बात हो रही है, तो जो गामा इफेक्टिव हो जाएगा ना आपका, गामा इफेक्टिव, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका CP इफेक्टिव अपॉन CV इफेक्टिव, क्योंकि गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, गामा इक्वल टू CP/CV। तो ये इस हिसाब से CV इफेक्टिव, तो दोनों की वैल्यू अब रखनी है आपको। तो ये 12R/4 इसके लिए रखा, और दूसरा रखा 8R/4, तो ये हो गया 12/8। बाकी तो सबका कैंसिल, R कैंसिल और 4 कैंसिल, तो काट लो, कितना हो गया। इसको आप या तो आप 24, देखो यहाँ पे इसी हिसाब से आप देख सकते हो, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको अगर डबल भी कर दें काटने पे तो अलग बात होगी, 24/16 ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो 24/16 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आके देखते हैं, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने क्या देखने की कोशिश की थी, हमारा ऑप्शन क्या है वहाँ पे दिया हुआ। तो ये देखो, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये उस हिसाब से जो दिखा रहा है, ये 24/16 का, इसलिए वहाँ पे मैंने उसको निकाला है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।